अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। सबसे पहले आज एक खुशखबरी, सेनेटर मुश्ताक खैर आफियत के साथ उर्दन पहुंच गए हैं। हुआ यह है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से ये बताया गया कि सेनेटर मुश्ताक को उर्दन में पाकिस्तानी सफारत खाने में पहुंचा दिया गया है। जनाब, सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो कि अमन के दाई जो समूद फ्लोटिला के साथ जा रहे थे वो तकरीबन रिहा कर दिए गए हैं और सेनेटर मुश्ताक और उनके साथ 131 अफराद को हुसैन पुल के जरिए उर्दन पहुंचा दिया गया और जहां सेनेटर मुश्ताक पाकिस्तानी सफारत खाने में पहुंच गए। रिहाई के फौरन बाद उर्दन पहुंचने पर सेनेटर मुश्ताक ने यह कहा कि इसराइल ने उनको 5 दिन जेल में रखा और कहा कि हमारी आंखों पर पट्टियां और पांव में बेड़ियां डाल दी गई थी। जेल में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनका कहना था कि फलस्तीन की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत सारे ममालिक के अफराद भी इस फ्लोटिला में शामिल थे और जिन जिन को रिहाई मिली वो मुख्तलिफ ममालिक के थे। लेकिन मैं ये कहता चलूं कि अमन अमन है। अमन का दाई कहलवाना मजाक नहीं, अमन फैलाना पड़ता है, अमन कायम करना पड़ता है। जो जो अफराद इस अमन की फ्लोटिला के साथ पाख्ता अमन की बन के साथ रहे वो ममालिक थे जनाब बहरीन, ट्यूनिस, अल्जीरिया, ओमान, कुवैत, लीबिया, पाकिस्तान, तुर्किया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलंबिया, जमहूरिया चेक, स्विट्जरलैंड, बरतानिया और अमेरिका के शहरी शामिल थे। अब ये सारे अमरीकी इतने सख्त नहीं हैं। अमेरिका के लोग अपने साथ ये समझते हैं कि हम अमन के दाई हैं। अब पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो या दुनिया के तमाम ममालिक हो, वो ये समझते हैं कि अमन होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। अगर जंग है तो किसी वजह से होनी चाहिए ना, कोई वजह होनी चाहिए। लेकिन आज जो सबसे बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पाकिस्तान और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक खैर वफियत के साथ पहुंच गए। नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक अहमद ने निहायत जुर्रत के साथ और बहादुरी के साथ फलस्तीन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर आवाज उठाई और ये पाकिस्तान का भी पूरा इम्तियाज है कि उस अमन के बहरी बेड़े में पाकिस्तान में शामिल। जी नाज़रीन, अब चलते हैं जरा पीटीआई की तरफ कि पीटीआई में गद्दार कौन है, सियासी फायदे किस किसने लिए और अब कौन पीछे हटा जिसकी वजह से जनाब इमरान खान साहब को फैसला करना पड़ा कि कौमी असम्बली में कायदे इख्तलाफ कौन होगा और सेनेट में कौन होगा। इसी पे तफसीरन बात करते हैं। इमरान खान साहब के इस फैसले पे पार्टी के अंदर एक हलचल मच गई है और एक नई तहरीक पैदा होनी शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला क्यों किया। हुआ कुछ यूं है कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई और सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया। ये बात मुख्तलिफ लीडरान ये समझते हैं कि ये फैसला गलत हुआ है, लेकिन एक्चुअली बात ये हुई कि 9 मई के जो केसेस थे उसमें इलेक्शन कमीशन ने डीसीट किया था इन दोनों हजरात को, यानी शिवली फराज को और उमर अयूब को, इन दोनों को डीसीट किया था। उसके बाद ये जगह खाली पड़ी हुई थी और गवर्नमेंट इस चीज़ का बेनिफिट ले रही थी। इमरान खान साहब ने ये सोचा कि गवर्नमेंट क्यों इस तरह का बेनिफिट ले कि उनके पास अपोजिशन ही नहीं है, ना कोई लीडर है, ना कोई बात करने वाला है। तो इस वक्त तो उन्होंने इन दोनों को डिप्यूट किया कि वो दोनों आकर अपनी अपनी सीट संभालें। ज़राए का कहना है कि इमरान खान साहब से चंद हफ्ते कबल कुछ रहनुमाओं की बात हुई थी और इस वक्त ये तजवीज़ दी जा रही थी, तो इमरान खान साहब ने खामोशी का इजहार किया और लोग ये समझे कि इमरान खान साहब अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यकदम चकाचौंध हो गए सारे और जब ये पता चला कि वाकई जो उन्होंने उस वक्त उन पार्टी रहनुमा ने इमरान खान साहब को तजवीज़ दी थी आज वो एक्सेप्ट कर ली गई और इमरान खान साहब ने यह कह दिया कि ये दोनों लोग कायदान हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। इमरान खान साहब ने ये फैसला क्यों लिया? इमरान खान से ये समझते थे कि पीटीआई अपनी सियासी हिकमत अमली को अदालती गैर यकीनी सूरत हाल के रहम करम पर ना छोड़े। ये फैसला उनका कदर बेहतर है और वो ये समझते थे कि वाकई अगर अदालत से ये फैसला उनकी फेवर में नहीं आता तो तब भी तो यही फैसला करना था। तो अब बेहतर यही है कि इसी वक्त ये फैसला कर लिया जाए ताकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद हों दोनों, यानी कौमी असम्बली में भी और सेनेट में। अब बात करता हूँ नाज़रीन कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी में कोई नजर नहीं आया। पार्टी के रहनुमाओं ने लड़ लड़ के और झगड़ झगड़ के और एक दूसरे पर गद्दारी, मुनाफकत
और एजेंसियों का बंदा होने के इल्जामात लगाकर अपनी पार्टी को इस हद तक मफलूज करके रख दिया था कि अब कोई बंदा भी सामने नजर ही नहीं आ रहा था कि कौन वफादार है, कौन गद्दार है, कौन मुनाफिक है। तो फिर बेहतर तो यही नजर आया कि महमूद अचकजई उनका माजी बेदाग है और अल्लामा अब्बास नासिर उनका भी माजी बेदाग है और वो इनके इत्तेहादी भी हैं। तो उन्होंने फिर यानी इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि ये बेहतर लोग हैं जो इस वक्त हुकूमती किसी भी बात का सही जवाब दे सकें। अब नाज़रीन, इख्तिलाफात के बावजूद भी इमरान खान साहब के फैसले को मुकद्दम रखना पड़ेगा और उसे मानना पड़ेगा। अब आ गई बात अलीमा खान साहब की। अलीमा खान जब अपने भाई से मिली तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पैगाम का बोझ पार्टी में कोई भी नहीं उठा सकता तो मैंने ये जिम्मेदारी अपनी बहन अलीमा खान के कंधों पर डाल दी और उन्हें कहा कि आप मेरा जो भी पैगाम है मीनवान आप अवाम तक और पार्टी तक पहुंचाएं ताकि पार्टी को पता चले कि मैं क्या चाहता हूं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि पार्टी रहनुमाओं ने ही उन पर एजेंसी का बंधा होने का या बंदी होने का इल्ज़ाम लगा दिया और ये कहा कि ये एजेंसी के कहने पे काम करती हैं। यानी इमरान खान साहब को अपनी बहन से दूर करने का एक नया उन्होंने स्टंट बनाया। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये तमाम जिम्मेदारी अपनी बहन अलीमा खान के कंधों पर डालता हूँ और अलीमा खान ने ये कहा कि मैं पार्टी इख्तलाफात से बचने के लिए यही बोझ अपनी बहन नौरीन खान के कंधों पर डालती हूँ। अब सूरत हाल ये है कि पार्टी में जिस हद तक इख्तलाफात हैं यानी कोई किसी पे राजी भी नहीं, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, तो मजबूरन इमरान खान साहब को इन दोनों असहाब पर एतमाद करना पड़ा और उन्हें कहा कि आप सेनेट में और आप कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये फैसला किया है इमरान खान साहब ने तो पार्टी रहनुमाओं को भी इन दोनों पर उसी तरह ही एतमाद करना चाहिए जिस तरह के इमरान खान साहब की। नाज़रीन, पीटीआई इमरान खान साहब के बगैर एक सोशल मीडिया ब्रिगेड बन चुकी थी और आपस की जो लड़ाइयाँ हैं और फसादात इस हद तक उरूज को पहुंच चुके थे कि अब ये नजर आ रहा था कि माइनस इमरान खान फार्मूला वो किसी हद तक पाया तकमील तक पहुंचता नजर आ रहा था। तभी इमरान खान साहब को ये फैसला करना पड़ा। आज फिर एक और मजेदार किस्म की बात सामने नजर आई और जब अडियाला जेल में जीएसक्यू हमला केस की समाअत हो रही थी तो इमरान खान साहब को बुलाया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अभी वर्जिश कर रहा हूँ और वर्जिश करने के बाद मैं शावर लेकर आऊँ। अदालत इंतजार करती रही। अब इमरान खान साहब जब ये वर्जिश भी कर चुके और शावर भी ले चुके तो उन्होंने ये कहा कि मैं आज अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। यानी अदालत को ये कहा गया कि आप मेरा इंतज़ार करें और फिर कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इमरान खान साहब ने ऐसा क्यों किया ये इमरान खान साहब बेहतर समझते हैं, लेकिन जो अदालत के साथ उन्होंने किया, जो आज तक अदालत बकौल उनके रहनुमाओं के जो अदालत उनके साथ करती आई, अब उन्होंने आज अदालत के साथ किया, ये उनके रहनुमाओं का कहना। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ क्योंकि खबरों के साथ तजिए का सिलसिला जारी है और हम आपके सामने पूरा तबसरा कर रहे हैं और तजिया कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अदालती कार्रवाई बराह रास्त देखना आम शहरियों का हक है, जस्टिस आयशा मलिक ने यह कहा। फिर एक और जगह पे बड़ा कहका लगा कि जस्टिस जमाल मंगोखेल ने कहा कि हम बराह रास्त नशरियात का मिस यूज करते हैं और इसी दौरान हम सब एक्सपोज हो जाते हैं। इस बात के ऊपर एक कहका लगा और वाकई अब देखिए कि जज साहब का ये कहना है कि हम सब एक्सपोज हो जाते हैं, तो कौन एक्सपोज होता है? यानी वकला भी एक्सपोज हो जाते हैं और जजेस जब तंग आ जाते हैं वकला की बातों से तो वो भी फिर नजर आ जाता है कि अब ये तंग आ गए हैं क्योंकि ये अजीब से सवालात होते हैं जिनके सवालात के जवाबात भी लेना जरूरी होता है और फिर अदालत को भी अपने रिमार्क देना होते हैं। तो इस तरह जस्टिस मंगोखेल का कहना था कि ये सब एक्सपोज हो जाते हैं, जिस पर बहुत बड़ा कहका लगा। अब जुनैद अकबर साहब ने एक अली अमीन गंडापुर पर भी इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा कि ज़नम जावेद का पेशावर की चेक पोस्ट से गुजरते हुए अगवा हो जाना, यानी उन्होंने इसको अगवा का नाम दिया कि अगवा हो जाना अली अमीन गंडापुर की जो हुकूमत है उस पर एक दाग है, एक धब्बा है। ये जुनैद अकबर साहब का कहना था। जुनैद अकबर ने कहा कि सूबाई हुकूमत अपनी पोजीशन वाजे करे और आईजी को बुलाकर ये पूछे कि भाई ये कैसे हो गया। यानी सूबे में अपनी हुकूमत है, पीटीआई की अपनी हुकूमत और पीटीआई के वर्कर्स को उठा लिया जाता है
یعنی انہوں نے تو خیر اغوا کہا لیکن اٹھا لیا جاتا ہے اور اٹھا کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہے۔ اب ناظرین یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کے پی حکومت کیا اتنی ہیلپ لیس ہو گئی ہے یا کسی کے کہنے پر چل رہی ہے کہ وہ دیکھ بھی نہیں رہی کہ ان کے اپنے لیڈران، ان کے اپنے ورکرز کس پوزیشن میں ان کی اپنی گورنمنٹ میں گزارا کر رہے ہیں، یعنی وہاں بھی وہ محفوظ نہیں ہے۔ لیکن یہ گورنمنٹس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، گورنمنٹس کیا کرتی ہیں، گورنمنٹ کو جنید اختر صاحب کو یہ جواب دینا بھی ہوگا۔ ناظرین، بھارت میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جہاں ایک صاحب نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے منہ پر جوتا پھینک مارا۔ صورتحال یہ تھی کہ بھارت کی سپریم کورٹ میں ایک 71 سالہ وکیل نے دوران سماعت چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی پر جوتا پھینک مارا۔ جب کیس کی ابتدائی سماعت شروع ہوئی تو 71 سالہ راکیش کشور کے نام سے جو وکیل صاحب تھے وہ نعرے لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اور مسئلہ ایکچولی تھا کیا؟ مسئلہ مدھیہ پردیش کے کھاہو راہو مندر کیس کے دوران جو ریمارکس دیے تھے عدالت نے، وہ جو ان کی فیور میں نہیں گئے تھے وکیل صاحب کی، انہوں نے اسی فیصلے پہ ناخوش ہوتے ہوئے اپنا جوتا اتار کر اور چیف جسٹس کی طرف اچھالا اور ان کو مارا۔ بعد میں چیف جسٹس صاحب نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور کیس کی سماعت کو جاری رکھنے کا حکم دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر اس کو گرفتار کر کے کشور کو اور جو سپریم کورٹ کی سیکیورٹی تھی اس کے حوالے کر دیا۔ اب ناظرین یہ دیکھیے کہ جو فیصلہ بھی عدالتیں کرتی ہیں وہ بھلے اچھا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، اس پہ کسی کو یہ اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے کہ چیف جسٹس سے جوتا اچھال مارے، لیکن جو لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں آج ان کے ساتھ بھی ہو گئی۔ یعنی بھارت میں ایسے جوتے پڑے چیف جسٹس کو۔ وہ جو کل والی بات میں کر رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ارے بھیا تمہارے اپنے بندے ہی تمہاری عدالتوں کے اوپر جوتے پھینکتے ہیں، اور جب تم پاکستان کی بات کرو گے تو پاکستان کی فوج تمہیں بہت دھول چٹائے گی، کہ یاد رکھو۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے